नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक राजनीतिक विषय पर चर्चा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर आपने संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया की अपडेट आपको समय से मिलती रहे। आज की चर्चा हमारी विपक्ष की भूमिका पर। आज के वर्तमान राजनीतिक दौर में सत्ता पक्ष की भूमिका और विपक्ष की भूमिका को अगर ध्यान से देखें तो हमें स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि जो वर्तमान का विपक्ष है उसमें ज़्यादातर पार्टियां, जो विपक्ष की पार्टियां हैं विशेषकर, उनकी भूमिका विपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं बहुत फीकी नज़र आती है, बहुत कमज़ोर नज़र आती है। जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमेशा यह माना जाता है और कहा जाता है कि अगर सत्ता पक्ष मजबूत है, साथ ही विपक्ष का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि दोनों लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऐसे दो पहिए हैं जो कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूती देने का काम लगातार करते हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष का पक्ष हो, दोनों का एक साथ निरंतर गतिमान रहना लोकतंत्र की खूबी को भी दर्शाता है और उसकी मजबूती का भी परिचायक है। लेकिन अगर वर्तमान के राजनीतिक दौर में हम देखें तो जो विपक्ष की पार्टियां हैं, विपक्ष में बहुत सारे दल हैं, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस का नाम आता है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें और प्रदेशों के स्तर पर बात करें तो बहुत सारी पार्टियां इस समय राजनीतिक परिदृश्य में हमें दिखाई देती हैं, जिनमें मुख्य रूप से है ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी, शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, मायावती के नेतृत्व वाली बहुजन समाज पार्टी। इसी प्रकार अगर हम आगे चलें, साउथ की अगर बात करें, तमिलनाडु की बात करें, वहाँ पर स्टालिन हैं जो डीएमके का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय। उड़ीसा में नवीन पटनायक के नेतृत्व वाली बीजू जनता दल है। इसी प्रकार विभिन्न प्रदेशों में, जैसे तेलंगाना में टीआरएस है। तो इस प्रकार विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ सत्ता के खिलाफ इस समय खड़ी दिखाई देती हैं। लेकिन अगर विपक्षी दलों की भूमिका को पूरे भारतवर्ष के हिसाब से देखें तो उसमें हमें यह स्पष्ट नज़र आता है अखिल भारतीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी ही प्रमुख रूप से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रही है। वह लगातार मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना कर रही है। जिन नीतियों पर कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार से विरोध है उनका वह मुखर आलोचना कर रही है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो या बेरोजगारी का मुद्दा हो, वह लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है और संसद के अंदर, संसद के बाहर अपना विरोध दर्ज करा रही है। तो ऐसे में ये देखा जाता है कि प्रमुख रूप से कांग्रेस ही और उनके जो नेता हैं राहुल गांधी ही प्रमुख रूप से विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में आगे दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, जो तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी, जो प्रमुख पार्टी मानी जाती है विपक्षी दलों में से एक, और जो उनकी रणनीति है कि 2024 में ममता बनर्जी किसी न किसी से राष्ट्रीय चेहरे के रूप में देश के सामने आए। और 2024 के जो लोकसभा चुनाव हैं उसमें तृणमूल कांग्रेस की नीति भी यही है, रणनीति भी यही है कि वह किसी तरह से जो विपक्ष का चेहरा के रूप में ममता बनर्जी को प्रोजेक्ट करें। लेकिन अगर हम विपक्ष की भूमिका के तौर पर टीएमसी की वर्तमान स्थिति को आंकें, उनका आकलन करें, तो उसमें वह कहीं ना कहीं पीछे दिखाई देती है। उदाहरण स्वरूप, अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव देश में हुआ और उसमें जो जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति पद के एनडीए के उम्मीदवार थे, वह जब राज्यपाल थे पश्चिम बंगाल के, तो उसमें ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, उनसे उनकी लगातार विवाद बने रहे और लगातार मत भिन्नता बनी रही अनेक मुद्दों पर। तो ऐसे में ये बड़ा स्पष्ट माना जा रहा था कि जब जगदीप धनखड़ जी अगर उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होगा, ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी निश्चित रूप से उनके खिलाफ मतदान करेगी। लेकिन हुआ क्या, इसके उलट हुआ और ममता बनर्जी ने उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया। इसका मतलब जो विपक्ष का वोट था वो कम हो गया। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का यही मानना है कि ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को वॉकओवर दिया था इस चुनाव में, जबकि निश्चित रूप से यह सबको पता था कि जगदीप धनखड़ जी चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जिनसे ममता बनर्जी का विरोध रहा, उनके विरोध में मतदान न कर उस मतदान का बहिष्कार करना ममता बनर्जी की रणनीतियों पर सवाल उठाता है। इसी प्रकार शरद पवार की भूमिका पर भी कई बार संदेह लोग व्यक्त करते हैं कि वह कहीं ना कहीं उनका सत्ता पक्ष के साथ, बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं तालमेल ऐसा पर्दे के पीछे बना रहता है, जिससे कि उनकी जो भूमिका है उस पर भी कई बार संदेह के सवाल को कई लोग उठाते हैं। इसी प्रकार जनता दल यूनाइटेड जो वर्तमान में अभी विपक्ष की भूमिका में आई है बीजेपी के साथ छोड़कर,
तो जदयू के जो नेता हैं नीतीश कुमार, उनकी भूमिका पर भी विभिन्न तरह के कयास और संदेह हमेशा लगे रहते हैं कि कब किस तरह से वह राजनीतिक परिदृश्य के अनुसार अपने को बदल लेते हैं, किस तरह से अपने को ढाल लेते हैं, उनके बारे में कोई पक्के तौर पर कुछ दावा नहीं कर सकता है। इसलिए जो विपक्ष की भूमिका है नीतीश कुमार को लेकर, उसमें भी संदेह और सवाल हमेशा बने रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम साउथ की तरफ चलें, जो स्टालिन है इस समय विपक्ष की भूमिका में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वे अपने तमिलनाडु पर उनका ज़्यादा फोकस है, केंद्र के मुद्दों के मंच पर। सीआर की अगर बात करें, अगर तेलंगाना की बात करें, तो वहाँ पर भी यह देखा जाता है कि वर्तमान में जब बीजेपी ने वहाँ जाकर चुनौती दी उन्हें तेलंगाना में, तो उसके बाद वे मुखर हुए बीजेपी के खिलाफ और अपने को स्वयं को भी है राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट करने की दिशा में कार्यरत इस समय हैं। लेकिन जो विपक्ष के द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ उनकी जो स्टैंड दिखना चाहिए था, उसमें वे कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ते दिखाई देते हैं। उतने मुखर होकर वह प्रदेश के हिसाब से तो मुखरता अपनी दिखाते हैं बीजेपी के खिलाफ, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वह कहीं ना कहीं विपक्ष को मजबूती देने में अभी ज़्यादा सफल प्रतीत नहीं होते हैं। उड़ीसा की बात करें, बिजू जनता दल, वहाँ पे नवीन पटनायक भी अपने हिसाब से ही केंद्र के साथ अपने रिश्तों को रखते रहते हैं। तो विपक्ष की भूमिका में नवीन पटनायक की स्थिति को हम समझें तो वह भी मुखरता के साथ बीजेपी के सामने आने को भी तैयार नहीं है। वह प्रदेश की राजनीति के हिसाब से ही केंद्र की सत्ता के साथ अपने रुख में बदलाव करते हैं। तो उनकी भूमिका विपक्ष के नेता के तौर पर अभी ऐसी कोई मानी नहीं जाती कि वह राष्ट्रीय स्तर पर कोई अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार हैं, प्रदेश की राजनीति को छोड़कर। तो ऐसे अन्य कई सारे नेता हैं, जैसे अखिलेश यादव हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर, निश्चित रूप से उनकी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मैदान में खड़ी दिखाई देती है। अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और दोनों जगह अखिलेश यादव राजनीतिक रूप से उनके विरोधी हैं। तो ऐसे में अखिलेश यादव की जो कार्यप्रणाली है वह ऐसे ही नहीं लगती जो सड़कों पर मुखर होकर केंद्र सरकार का या उत्तर प्रदेश सरकार का विरोध कर रही है। तो अखिलेश यादव पे अपनी राजनीति को उस समय तोल रहे हैं कि वह, और आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के अनुसार अभी अखिलेश यादव या मायावती, बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, उनका कोई ऐसी भूमिका अभी दिखाई नहीं देती है कि वह बहुत ही कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन या किसी आंदोलन की तैयारी है बीजेपी के खिलाफ, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि जो विपक्ष की भूमिका है, क्या वह वास्तव में विपक्ष की भूमिका निभाई जा रही है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष की पार्टियों में सेंध लगाई गई है, जिस तरह से विपक्षी एकता को भी वह साकार नहीं होने दे रही है, जिस तरह से जो ममता बनर्जी घोर विरोधी माने जाती हैं, लेकिन उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कि कई मुद्दों पर अपने साथ अपरोक्ष रूप से सहमत किया हुआ है। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वह भी बीजेपी के खिलाफ अभी बोलने को तैयार नहीं है। तो एनसीपी के बारे में भी लगातार ऐसी बातें कही जाती हैं कि जिस मुखरता के साथ सड़कों पर एनसीपी के दिखना चाहिए, वह बीजेपी का विरोध करती दिखाई देती। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान का जो विपक्ष है, क्या वह सरकारी विपक्ष की भूमिका में आ चुका है? सरकारी विपक्ष इसलिए क्योंकि सरकार के अनुसार विपक्ष अपनी नीतियों का निर्धारण कर रहा है, सरकार के अनुरूप विपक्ष अपनी भूमिका को तय कर रहा है। सरकारी विपक्ष इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों में ज़्यादातर पार्टियों की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली ऐसी दिखाई देती है जो सरकार के अनुरूप दिखाई देती है, सरकार के बचाव में खड़ी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। वो अप्रोक्ष रूप से इस काम को कर रही है चाहे परोक्ष रूप से इस काम को कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार की भूमिका का बचाव करने में वो अन्य ज़्यादातर विपक्षी दल इस समय कार्यरत दिखाई देते हैं। चाहे वे सरकार की नीतियों के खिलाफ वैसे तो ट्विटर पर बयानबाजी कर देंगे, लेकिन जिस तरह से उन नीतियों के खिलाफ वह ट्विटर पर बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बनिस्पत विरोध प्रदर्शन करने में वह अपने को अलग रखे हुए हैं। चाहे वो सड़कों पर आंदोलन हो या संसद के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो, सरकार का विरोध करते हुए वह बसते दिखाई देते हैं। ट्विटर पे जरूर 2 लाइन का ट्वीट आ जाता है कि किसी नीति के खिलाफ, लेकिन ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां इस समय अपने को अपने बचाव की मुद्रा में दिखाई दे रही हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या दबाव है, क्या प्रेशर है, ये तो विपक्षी दल ही जानते हैं। लेकिन इस तरह के परिदृश्य में यही लगता है कि वर्तमान में जो विपक्षी पार्टियां हैं, उनमें से ज़्यादातर विपक्षी पार्टियां सरकारी विपक्ष की भूमिका में आ चुकी हैं, जो सरकार के अनुरूप ही आगे चल रही हैं, सरकार के अनुरूप ही विपक्षी एकता को भी बीच बीच में खंडित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में केवल कुछ ही पार्टियां हैं जो लगातार विपक्ष में होने के बावजूद अपने स्टैंड पर कायम है और केंद्र सरकार के खिलाफ अपने रोल को और बड़ा करने की तरफ प्रयासरत भी हैं और लोगों को अपने मुद्दों के साथ जोड़ने के लिए प्रयासरत दिखाई देती हैं, जिनमें मुख्य रूप से हमें कांग्रेस दिखाई देती है, राष्ट्रीय जनता दल दिखाई देता है, जो बिहार में लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रुख अडिग बनाए हुए है। इसी प्रकार वाम दल दिखाई देते हैं, जो विभिन्न समय पर
इच्छा शक्ति उनकी राजनीतिक रूप से बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन आज भी वे वैचारिक रूप से अपने को बीजेपी से अलग रखे हुए हैं। तो ऐसे देश में इस समय वर्तमान की राजनीतिक जो परिदृश्य है उसमें गिनी चुनी पार्टी ऐसी रही है जो विपक्षी राजनीति को बचाए हुए भी हैं और विपक्षी राजनीति की धुरी बनने का भी वह अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं। विपक्षी पार्टियों की एकता को बनाने का प्रयास कर रही हैं। कहूँगा कि ज़्यादातर विपक्षी दलों की भूमिका इस समय विपक्षी एकता के अनुरूप दिखाई नहीं देती है और वह विपक्षी दलों का जो आचरण होना चाहिए सरकार के मुद्दों को लेकर वह उसमें भी बहुत बड़ी कमी दिखाई देती है और इसलिए उन विपक्षी दलों की भूमिका विपक्षी दलों होने के नाते सही प्रतीत नहीं होती है। इसलिए उस विपक्ष को आज सरकारी विपक्ष भी कहा जाने लगा है। जो यह विपक्ष है जो सरकारी विपक्ष की भूमिका में आ चुका है वह आने वाले लोकसभा चुनाव में 2024 के जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसमें अपनी भूमिका को क्या ऐसी बनाए रखेगा या उसमें कुछ तब्दीली करेगा आने वाले समय में, यह तो देखना बड़ा रोचक होगा। इसी पर निर्भर करता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो विपक्ष की भूमिका है वह कितनी संगठित होकर सामने आएगी। अगर वो इसी प्रकार खंड खंड हुए विपक्ष के तौर पर लोकसभा चुनाव में जाएंगे तो विपक्ष के हाथ में ज़्यादा कुछ आने वाला नहीं है और बीजेपी बहुत आसानी से 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने को आगे बढ़ा ले जाएगी। लेकिन अगर विपक्ष एकजुट होता है और वह सरकारी विपक्ष की भूमिका को त्याग कर और अगर सही मायने में विपक्ष की भूमिका में आ जाता है और सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे इकट्ठे होकर आपस में समन्वय स्थापित कर एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए कठिन चुनौतियां वाला साबित हो सकता है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अनुसार यह बड़ा मुश्किल दिखाई देता है कि विपक्षी दल आपस में एकजुटता बना पाएंगे, समन्वय बना पाएंगे और यही बीजेपी की राह आसान करने के लिए सबसे बड़ा एक मुफीद उनके लिए कारण है जो बीजेपी की 2024 की राह आसान करने वाला कारक है। लेकिन भविष्य में राजनीति किस करवट बैठेगी, किस दिशा में ले जाएगी विपक्षी दलों की राजनीति को, यह देखना बड़ा रोचक हम सभी के लिए रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की हम चर्चा को विराम देते हैं और आप सभी से आग्रह करते हैं इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन।